एंड वेलकम टू द स्टडी आइकन। सो आज है 12 अक्टूबर और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा हम करने जा रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस। आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो द पर्सन इन न्यूज़, तो जैसे कि आप इनको जानते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ये हैं यू ललित, हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये हैं हमारे टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी। और इनके फादर हैं ये YV चंद्रचूड़ जी। सो ये पहला फादर एंड सन डुओ है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहा है। मैं आपको जो हमारे टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़ जी, इनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। इनके 2 साल का टेन्योर रह रहा है और ये 9 नवंबर को इस पोस्ट को संभालेंगे। एक्चुअली हुआ क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक लेटर भेजा था हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यू ललित जी को कि वो अपने रिकमेंडेशन दें अपनी रिटायरमेंट के बाद के चीफ जस्टिस के लिए। तो उन्होंने इनको रिकमेंड किया है बिकॉज ही इज़ द मोस्ट सीनियर जस्टिस, चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट। तो आज का थॉट बहुत ही शानदार थॉट है। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट देयर इज B, देयर इज D, and in between B and D there is C. Means between birth and death we have choice. We have choice to live. देखो, बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, बर्थ कहाँ होगा कब होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। डेथ हमारे हाथ में नहीं है, डेथ कहाँ होगी कब होगी ये भी हमारे हाथ में नहीं है। बट बिटवीन बर्थ एंड डेथ हमको कैसे जीना है, हमको क्या करना है, ये हमारी चॉइस पर निर्भर करता है। ये हमारी चॉइस है और ये हमारे हाथ में है। बहुत ही शानदार थॉट था। तो आगे चलते हैं। हाँ, आज हम क्या कवर करने वाले हैं, व्हाट इज़ द इन फोकस टुडे। सो आज हम थोड़ा सा इंटरपोल के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हुआ था इंटरपोल और दिल्ली के बीच में। और इंटरपोल ने एक दिल्ली का प्रस्ताव जो था उसको रिजेक्ट कर दिया है। और एक ये न्यूज़ भी आ रही है, इंडिया वोट अगेंस्ट रशिया। ये क्या है, क्या वाकई में इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट कोई वोट किया है। एंड द नेक्स्ट, आम आदमी पार्टी पंजाब। सो बेसिकली ये फार्मर से रिलेटेड है, ये हम देखेंगे। टैक्स वर्सेस सब्सिडीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है। नासा का एक प्रोजेक्ट है जो रिसेंटली सक्सेसफुल हुआ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेटो से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है, वो हम पढ़ेंगे। और NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है, इसको हम कवर करेंगे। नाउ मैं कल के टॉपिक को आपको दोबारा बताना चाहूँगा, जो मैंने कल बताया था कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको जो चिन्ह मिला है वो है फ्लेमिंग टॉर्च का, मशाल का। तो तब तक उनका बना नहीं था, उनका चिन्ह अब बनकर रेडी है, ये है वो। और जो मैंने बताया था कि एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको मिला है 2 स्वॉर्ड और शील्ड का। अभी ये फाइनल नहीं है बट ये है, यही मिलेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। तो सबसे पहली न्यूज़ आई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम मूव करते हैं इस टॉपिक पर। इंटरपोल रिजेक्ट दिल्ली रेड कॉर्नर रिक्वेस्ट फॉर खालिस्तान सेपरेटिस्ट। सो बेसिकली इंटरपोल क्या है, सबसे पहले आप ये पूछेंगे। तो इंटरपोल है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो दिल्ली ने, माने इंडिया ने, इसके सामने एक ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट, इनके बारे में एक इनको अरेस्ट का एक रिक्वेस्ट रखी थी जो कि इंटरपोल ने रिजेक्ट कर दिया है। अब क्यों करी है, क्या इसके पीछे सारा कुछ है, आइए डिस्कस करते हैं। तो रेड कॉर्नर नोटिस, आप सबसे पहले यही सोच रहे होंगे कि रेड कॉर्नर नोटिस होता क्या है। तो रेड कॉर्नर नोटिस बेसिकली इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर वांटेड, टू अरेस्ट द वांटेड। सो ये रिजेक्ट करी है इंटरपोल ने, क्या कहते हुए कि ये जो बंदा है इट्स अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नॉट अ क्रिमिनल। ये एक SFJ, सिख फॉर जस्टिस, प्रो खालिस्तानी आउटफिट है, इसके लिए काम करता है। और ये कोई क्रिमिनल नहीं है और ना ही कोई टेररिस्ट है, ये एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। नाउ द नेक्स्ट, पंजाब आम आदमी पार्टी सॉट रिजम्पशन ऑफ ट्रेड टाइज विद पाकिस्तान। सो बेसिकली मैं इसके पीछे थोड़ा बैकग्राउंड बताऊंगा आपको। जब धारा 370 इंडियन गवर्नमेंट ने हटाई, आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया,
तब पाकिस्तान के जो करंट जो उस टाइम के पीएम थे इमरान खान, उन्होंने इंडिया से सारे ट्रेड अपने कट कर दिए थे और उसके 2 दिन बाद कट कर दिए थे। और यही चीज़ देखने को मिली थी पुलवामा अटैक की तरफ से, जब इंडियन गवर्नमेंट ने 200% तक जो था कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ा दी थी पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पर। तो इन सभी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान के और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस थे वो काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो अब पंजाब की आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने ये बात कही, और स्पेशली जो इनके मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये हैं कुलदीप सिंह धलीवाल, इन्होंने कहा है पंजाब से कि हमें इसके ट्रेड को रिज्यूम कर देना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने पहले पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग भी दे रखा था। जी हाँ, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग अपने ट्रेड में, अपनी सभी इन चीज़ों में, बट वो पुलवामा अटैक के बाद वो विड्रॉ कर लिया गया। तो जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ी, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, दोनों में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये एक्चुअली पहली बार किसी की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया है कि हमें दोबारा रिज्यूम कर देना चाहिए बायलैटरल ट्रेड विद पाकिस्तान। ही रिक्वेस्टेड दैट द ट्रेड पाकिस्तान शुड बी रीओपन्ड। उन्होंने कहा है कि वो ट्रेड रीओपन हो जाना चाहिए। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो यहाँ साफ दिखता है कि हम हमेशा एक्सपोर्ट ज़्यादा ही करते थे इम्पोर्ट से, तो कहीं ना कहीं फ़ायदा इंडिया को ही था। और ये स्टैटिस्टिक्स देखने पता चल रहा है कि 2019 के बाद से कितने ज़्यादा गिर गई है। तो इस न्यूज़ में इतना ही है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, वैसे इससे आगे और कुछ नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। हाँ, इंडिया वोट्स अगेंस्ट रशिया डिमांड फॉर यूएनजीए सीक्रेट बेल आउट। तो मैंने आपको कल बताया भी था, यूएनजीए की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस की कई सारी सब्सिडीज हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी, यूनिसेफ, यूनेस्को। तो ऐसी एक ये है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो बेसिकली हुआ क्या है, मैं आपको इसकी बिहाइंड स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या था कि कई सारे देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम एक वोटिंग कराएंगे यूनाइटेड नेशंस में, 196 कंट्रीज़ को मिलाकर एक वोटिंग होगी। और जो रशिया ने यूक्रेन के 4 एरिया को कैप्चर किया है इलीगली, ऐसा उनका कहना है कि इलीगली कैप्चर जो किया है और वहाँ पर फर्जी इलेक्शन कराए हैं, फ्रॉड इलेक्शंस वहाँ कराकर ये साबित कर दिया है कि अब ये जो जगह है ये रशिया के अंडर आती है, तो क्या वो सही है या गलत। तो इसके खिलाफ हम एक वोटिंग कराएंगे यूएनजीए में। तो अब रशिया को लगा, ऑलरेडी रशिया को पता है कि वो इस वोटिंग में उसके खिलाफ ही आना है। तो रशिया ने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सीक्रेट बेल आउट हो, मतलब जो वोट करे उसका नाम ना हो यहाँ पर। तो इस बारे में ये ऐसा क्यों करा रशिया ने? पहली बात तो इसलिए, जैसे इंडिया है, चाइना है, तो जो ऐसे इतने टॉप एलाइज हैं यूनाइटेड इसके रशिया के, तो रशिया को ऐसा लगता है कि टॉप एलाइज भी मेरे खिलाफ वोट कर सकते हैं, तो रशिया की काफ़ी बेइज्जती होगी। इसके लिए रशिया ने क्या किया, एक प्रस्ताव रखा सीक्रेट बेल आउट का। तो अब सीक्रेट बेल आउट का रखा तो है, बट ये जो कंट्री है अल्बेनिया, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है और ये नेटो का पार्ट भी है, इसने कहा कि ऐसा नहीं होगा। इसने एक और वोटिंग कराई, रशिया के खिलाफ जो वोटिंग होनी थी, उस वोटिंग से पहले इसने एक और वोटिंग कराई कि सीक्रेट बेल आउट होना चाहिए या नहीं। तो उसमें इंडिया ने उसमें समर्थन किया है कि सीक्रेट बेल आउट नहीं होना चाहिए, उसने सीक्रेट बेल आउट को रिजेक्ट किया है। तो जो ये न्यूज़ हर जगह सर्कुलेट हो रही है, इंडिया वोट अगेंस्ट रशिया, तो इंडिया डिड नॉट वोट अगेंस्ट रशिया एनेक्सेशन, इंडिया वोट अगेंस्ट रशिया डिमांड फॉर यूएनजीए सीक्रेट बेल आउट। जो रशिया ने रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट हैं उसमें इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया। इट्स अ रॉन्ग, अभी भी इंडिया का न्यूट्रल स्टांस है। इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट वोट किया है इस इलेक्शन में, सीक्रेट बेल आउट के इलेक्शन में, क्योंकि डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो हमेशा से इंडिया का एक स्टांस रहा है कि कभी भी कोई सीक्रेट बेल आउट ना हो, जो वोट दे
जो भी उसमें पार्टिसिपेट करे उसका नाम सामने आए, कौन समर्थन में है कौन समर्थन में नहीं है, सबके पोजीशंस पता चले। इंडिया हमेशा से इसी समर्थन में रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, द अपसाइड रिस्क। तो बेसिकली अपसाइड से आपको ऑलरेडी, अपसाइड क्या होता है कि हम एक एक तरफ में हमारा अपवर्ड शिफ्ट है, हमें कहीं प्रॉफिट है, बट उसी तरफ हमें एक डाउनवर्ड शिफ्ट भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही है हमारे एक बजट में टैक्स वर्सेस सब्सिडीज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये अपसाइड डाउन रिस्क है। मतलब क्या, सेंटर्स टैक्स कलेक्शन रिमेन्स हेल्दी। सेंटर का जो टैक्स कलेक्शन है, माने यूनियन ऑफ गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत अच्छा है, बट हाई सब्सिडीज आउटगो मेक इट डिफिकल्ट टू मीट फिजिकल डेफिसिट टारगेट। तो बेसिकली क्या, हम टैक्स बहुत अच्छा कलेक्ट कर रहे हैं। टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो हमने अभी तक करा है, जो इस साल का हमारा डायरेक्ट टैक्स रहा है वो अभी तक का 8.98 लाख करोड़ रहा है। कब तक का? 8.98, लगभग लगभग 9 लाख करोड़ का। कब तक का? 8 अक्टूबर तक का, मतलब आधे साल का, 6 मंथ्स का। अभी 6 मंथ्स बाकी हैं, अभी 6 मंथ्स बाकी हैं। तो 6 महीने का हमारा लगभग लगभग 9 लाख करोड़ का रहा है। और जो हमारे एस्टिमेशन थे, जो हमारे टारगेट्स थे, वो थे 14.2 लाख करोड़ के पूरे साल के। तो कहीं ना कहीं हम मीट कर सकते हैं इसको आने वाले 6 साल में, आने वाले 6 महीनों में। और इसमें यह भी देखा गया है कि 24% पिछले साल के हिसाब से हमें इसमें एक हाइक मिला है 24%। तो जो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स का है, इनडायरेक्ट टैक्स अलग है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या? डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, वो आपको डायरेक्ट लगता है। जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कंपनीज का जो इनकम टैक्स है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जैसे जीएसटी, सबसे बढ़िया एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है जीएसटी। ठीक है, और अभी ये भी जो है एस्टिमेट किया गया है कि जो एडजस्टमेंट के बाद का टैक्स है, मतलब जो जैसे आईटीआर वगैरह है, इनकम टैक्स रिटर्न, तो एडजस्टमेंट्स वगैरह के बाद का जो टैक्स निकल के आया है लमसम, वो आया है 7.45 लाख करोड़। तो मतलब 7.5 लाख करोड़। हमारा टारगेट 4.2 लाख करोड़ का है और 6 मंथ में हमारे 7.5 के अराउंड आ रहे हैं। तो शायद हम अपना टारगेट मीट कर लें। और एक ये बात भी इग्नोर नहीं करी जा सकती कि अगर हमारे टैक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो हमारे एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और ये देखा गया है कि जो मिनिस्ट्रीज ऑफ रोड एंड रेलवेज, ये दो मिनिस्ट्री हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है। एक्सपेंडिचर भी दो टाइप के होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बहुत ज़्यादा किया है इन दो मिनिस्ट्रीज़ ने। इसके अलावा जो सब्सिडीज़ की अगर हम बात करें, अगर ये थी टैक्स की बात, अगर सब्सिडीज़ की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे फूड सब्सिडी है जो कि 2.6 लाख करोड़ की आंकी गई है। इसके अलावा फर्टिलाइज़र और वगैरह जो हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बजट का पोर्शन लेते हैं, 1 लाख करोड़ से ऊपर। फ्री फूड स्कीम, और हाँ, फर्टिलाइज़र के हायर प्राइसेस। तो एक तो पाकिस्तान के साथ जो हमारा ट्रेड वो बेकार हुआ, वहाँ पर भी फर्टिलाइज़र के प्राइस बढ़े उसकी वजह से। इसके अलावा जो आग में घी डालने का काम किया है वो किया है रशियन यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट ने। तो इस छोटे से एडिटोरियल में बस इतना ही है। और हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, जो मैंने नासा का एक मिशन आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये आपके GS3 से रिलेवेंट है। तो जो मैंने ये बताया था डार्ट, हाँ बेसिकली डार्ट, ये डार्ट इनका जो था एक सैटेलाइट थी जिसकी टक्कर करवानी थी एक एस्ट्रॉइड से। स्पेसक्राफ्ट दैट नासा डेलिबरेटली क्रैश्ड इनटू एन एस्ट्रॉइड लास्ट मंथ इज सक्सेसफुल। और ये नासा के जो चीफ हैं उनकी स्टेटमेंट है, द फर्स्ट टाइम ह्यूमैनिटी हैज़ ऑल्टर्ड द मोशन ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी। मतलब ये इसने हिस्ट्री क्रिएट करी है, नासा ने हिस्ट्री क्रिएट करी है कि पहली बार
पहली बार किसी ह्यूमैनिटी की तरफ से देखा गया है कि सेलेस्टियल बॉडी के मोशन को चेंज किया गया है, मतलब उसको तोड़ा गया और उसकी उस जो जिस पोजीशन में वो थी या जिस स्टेट में वो थी उसको चेंज किया गया। ये पहली बार ह्यूमैनिटी की तरफ से हुआ है और एक बहुत ही प्राउडी मोमेंट है ह्यूमैनिटी के लिए, फॉर द ह्यूमैनिटी। बस इसके बारे में ये इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जो अगली जो न्यूज़ है ये GS2 के इंटरनेशनल रिलेशंस से कनेक्टेड है। तो बेसिकली दो ग्रुप के बारे में बात करी गई है, एक नेटो और एक G7। तो मैं उम्मीद करता हूँ नेटो की फुल फॉर्म आपको डेफिनेटली पता ही होगी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और जी सेवन के बारे में आपको बताता हूँ, ये एक ग्रुप है जिसको कई बार लोग समझ लेते हैं कि 7 कंट्रीज़ का है। नहीं, एक्चुअली 7 कंट्रीज़ का नहीं है, 7 कंट्रीज़ प्लस 1 इकनॉमी। मतलब 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी? इटली, कनाडा, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, फ्रांस, प्लस 1 इकनॉमी, माने 8 इकनॉमीज से मिलकर बनी है। +1 कौन सी? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन आपको पता होगा जिसके अंदर 27 कंट्रीज आती हैं। तो अगर कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो 27 + 7 तो टोटल 34, अराउंड 34 कंट्रीज आती हैं G7 में। तो इसमें 2 पॉइंट है, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला तो ये है नेटो मेंबर्स टाइटन सिक्योरिटी ग्रिप, और दूसरा है G7 वार्न बेलारूस। बेलारूस बेसिकली ये भी एक कंट्री है जो रशिया और यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करती है। बेलारूस ये किसके साथ? रशिया और यूक्रेन दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं इसमें। पहला तो यही नेटो, पहला है नेटो। नेटो के मेंबर्स जो हैं उन्होंने सिक्योरिटी ग्रिप, ये क्या है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और दूसरा G7 वार्न बेलारूस ऑफ सैंक्शन ओवर यूक्रेन, ये क्या है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने नेटो कंट्रीज से कहा है कि वो उनको और आर्म्स प्रोवाइड कराएं फॉर देयर एयर स्ट्राइक्स। मतलब जो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो थोड़ा और मजबूत होए। ये इसलिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आस्क फॉर एयर डिफेंस वेपन एट इमरजेंसी मीटिंग, और ये एक वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है, डिफेंस वेपन्स की डिमांड रखी है नेटो मेंबर्स के सामने। और इसमें एक ये बात भी मेंशन करी गई है कि जो नेटो ग्रुप्स थे वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे रशिया की न्यूक्लियर फोर्सेस को, बट दे हैज़ नॉट सीन एनी चेंज इन इट्स न्यूक्लियर पोस्चर। ये कहा गया है सिक्योरिटी जनरल के ब्रसेल्स के। जो इसका सेकंड पॉइंट था G7 वांट्स बेलारूस, तो ये क्या था इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है इसका बैकग्राउंड समझाता हूँ आपको। बेलारूस जो है वो रशिया का एक बहुत अच्छा एलाई है, और बेलारूस अलाउ कर रहा है रशिया को, बेलारूस अलाउड रशिया टू यूज इट्स टेरिटरी टू इन्वेड यूक्रेन बट हैज़ नॉट येट सेंड इट्स ओन ट्रूप टू अक्रॉस द बॉर्डर। मतलब रशियन बेलारूस जो बेलारूस है वो रशियन आर्मी को अपना बॉर्डर दे रहा है, अपनी टेरिटरी का एक पोर्शन दे रहा है काफ़ी टाइम से यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए अपनी। तो इसको लेकर जो बेलारूस है उसकी काफ़ी आलोचना हुई है, और यूएस प्रेसिडेंट जो हैं जो बाइडेन, उन्होंने भी बेलारूस को इस टाइम धमकी दी है कि उस पर सैंक्शंस लग सकते हैं जो वो कर रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होएगा। तो एक न्यूज़ यहाँ पर ये भी लिखी है कि जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि इस टाइम पे डेप्यूटी सीएम हैं महाराष्ट्र के, बीजेपी से हैं, तो इन्होंने एक लाइन कही है, लॉ फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है सबके लिए एक समान एक जैसा। तो हाँ बिल्कुल, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लॉज ज़रूरी हैं बट यूनिफॉर्म सिविल कोड में नहीं। देखिए हर स्टेट का अपना हो जाएगा तो ठीक रहेगा। जैसे अगर महाराष्ट्र का अपना लॉ होता है पॉपुलेशन कंट्रोल का, यूपी का अपना होता है तो ठीक है, सबका सेम नहीं हो सकता। इसका एक ही रीज़न है, वो है फर्टिलिटी रेट। हर देश का अपना एक हर स्टेट का अपना एक फर्टिलिटी रेट है। जैसे यूपी बिहार की अगर हम बात करें तो फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है,
पर वहीं अगर हम साउदर्न कंट्रीज़ की बात करें तो तमिलनाडु है, केरला है, इनके बहुत कम हैं। तो दिस पॉइंट इज़ नॉट वैलिड, इट्स नॉट जस्टिफाइड कि लॉ फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल शुड बी इन यूनिफॉर्म सिविल कोड। हर स्टेट का अपना होगा तो सही होगा, बट हम पूरे देश पर एक जैसा कानून नहीं लगा सकते। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। ये है टाइट रोप टेस्ट। तो टाइट रोप टेस्ट बेसिकली टाइट रोप होता है जो रस्सा बांध देते हैं और उसके ऊपर बैलेंस बनाकर चलना होता है। तो ये जो बैलेंस बनाकर चलने वाली होती है ना, एक ये टाइट एंड रोप जो टेस्ट होता है, ये इंडिया से कंपेयर किया गया है कि कैसे रशिया और यूक्रेन वॉर में इंडिया अपना बैलेंस बना रहा है और धीरे धीरे वो अपना बैलेंस खो भी रहा है। जिस तरीके से रशिया ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल्स यूक्रेन की तरफ पुश कर रहा है और ये वॉर रुक नहीं रही है, तो इंडिया का कैसे इंडिया पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है ग्लोबली, डिप्लोमेटिकली, हर एंगल से। तो उसमें इंडिया को टाइट रोप टेस्ट की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। बस इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। इसमें एक इंसिडेंस को और दिखाया गया है जो कि था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच, जो एससीओ समिट के टाइम पर उन्होंने कहा था समरकंड में, उज्बेकिस्तान में, दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कहा था। इसके बारे में ये भी दिखाया कि इंडिया अब और ज़्यादा उसको इस सिचुएशन को होल्ड नहीं कर पा रहा। चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये टॉपिक है एनपीए रिलेटेड। ओके, मिस डायग्नोसिस ऑफ एनपीए। एनपीए होता है बेसिकली ये बैंकिंग सेक्टर का एक कॉन्सेप्ट है। इसको कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सो बेसिकली ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते क्या हैं? ये वो एसेट्स होते हैं जो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जो प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, और जो ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट नहीं करते हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उन्हें कहा जाता है। तो बेसिकली जैसे इसमें लिखा है कि प्रॉब्लम द लिंक बिटवीन द ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस एंड एक्सटर्नल कम्युनिटीज कुड बी लीड टू द बेटर फ्रेमवर्क फॉर बैंकिंग रिफॉर्म। तो बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि सारी गलती बैंकिंग रिफॉर्म की है। जब जब एनपीए की बात आती है तो एक चीज़ आती है कि जो पब्लिक बैंक्स हैं, माने जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और उसी में ज़्यादा भी हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पब्लिक बैंक में ज़्यादा मिलेंगे कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक। ऐसा क्यों है? तो कहीं ना कहीं लोग जो जो जब भी एनपीए की बात आती है तो वहाँ पे कहते हैं पुअर गवर्नेंस, पुअर गवर्नेंस। तो जबकि ये चीज़ सही नहीं है। पुअर गवर्नेंस इज नॉट द फैक्टर ऑफ इंक्रीजिंग एनपीए आफ्टर 2011 विद एन इंक्रीज क्वांटम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और ये पीक था 2018 में 11.18% से फिजिकल ईयर में, नॉट द फाइनेंशियल, फिजिकल ईयर 2018 में ये अपने पीक पर था, हाईएस्ट गया है अब तक। तो इसका रीज़न गवर्नेंस नहीं है कि भाई जो पब्लिक बैंक्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के स्टेक्स होते हैं, तो वहाँ पर जो है गवर्नेंस अच्छे से नहीं हो रही है। मे बी करप्शन हो रहा हो, मे बी कुछ और रीजंस रहे हों, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ के पास कम मोटिवेशन होता है, कम उसमें एक्सपर्टीज़ होती है। बट यहाँ पर ये फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2000 देखा जाए तो जो सबसे ही पहली बात लिखी है 2011, तो 2011 से ये इंक्रीज होने शुरू हुए हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। 2011 से तो क्या 2011 से पहले गवर्नेंस नहीं थी? थी। उससे पहले भी थी, तो तब नहीं थे। और तो प्रॉब्लम गवर्नेंस में नहीं है, क्योंकि 2011 के बाद गवर्नेंस थोड़ी ना बेकार हुई। गवर्नेंस बेकार होती तो वो पहले से होती, 2011 के बाद से नहीं हुई है। तो दैट मीन्स गवर्नेंस इज नॉट द फैक्टर ऑफ इंक्रीजिंग एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसिड। तो फिर फैक्टर क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसिड्स का बैंकिंग सेक्टर में, खास करके किसमें, पब्लिक बैंक्स में बढ़ने का फैक्टर क्या है? वो है इसका फ्रेमवर्क। बैंकिंग
रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बेटर फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। वाई बेटर फ्रेमवर्क? तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है ट्विन बैलेंस शीट। ट्विन बैलेंस शीट बेसिकली इट्स अ क्राइसिस ऑफ 2010। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ट्विन बैलेंस शीट के बारे में। ओके, दिस इज इनफ फॉर दिस एडिटोरियल। नेक्स्ट पे चलते हैं। आज का लास्ट एडिटोरियल है द वर्ड्स ऑफ अदर। द वर्ड्स ऑफ अदर बेसिकली ये जो एडिटोरियल है एक एजुकेशन बेस्ड है। एजुकेशन के ऊपर है, हमारे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। क्या कहा गया है इसमें? बेसिकली इसमें यही बात कही है कि स्टूडेंट्स को एक ऐसी एजुकेशन दो जो किस पर बेस्ड हो, जो वैल्यू एजुकेशन हो, जो वैल्यूज पर बेस्ड हो, मोरल्स पर बेस्ड हो, जिसमें डिस्कशन हो सोशल जस्टिस का, जेंडर इक्वालिटी का। और ये कोई सिर्फ एक कोई नाइस टर्म नहीं है, ये पढ़ानी जानी चाहिए टर्म्स, तभी इन टर्म्स का कोई मतलब बनता है। अगर हम ये टर्म्स, आप सोचिए, अब हमने न्यूज़पेपर में 2 टर्म्स पढ़ी हैं, तो क्या हम इससे कुछ कंक्लूजन निकाल पाए, कुछ कर पाए? तो हमें इनको पढ़ना पड़ेगा इनको समझने के लिए। तो वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे कोर्स के करिकुलम में सेट होने चाहिए। और दूसरी बात, एक वर्ड काफ़ी ये यूज़ हुआ है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन तो बेसिकली ट्रांसलेशन जो हमारे जो एंशियंट इंडिया के जो रिच रिसोर्सेज हैं उनके ट्रांसलेशन ज़रूरी है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। हम उनको अपनी मदर टंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें इन्होंने काफ़ी जगह एक चीज़ और लिखी है कि शी ब्लेम द colonial रूल। शी ब्लेम्स द colonial रूल्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है, हमें हमारी मदर टंग में पढ़ने से रोका है। तो ये वाली बातें इन्होंने इसमें छेड़ी हैं। और साथ में ये भी कहा है कि जो डिफरेंट कल्चर्स की, डिफरेंट वैल्यूज़ की, रिलीजियस वैल्यूज़ की, जेंडर सेंसिटाइजेशन के टॉपिक, और जेंडर इनइक्वालिटी के से रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स, मदर टंग्स, तो इन सब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे हमारे एजुकेशन सिस्टम का पार्ट होने चाहिए। और एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी जो इन्होंने यहाँ लोगो लगाया है कि इंडिया 75 लुकिंग एट 100। मतलब इंडिया इज एट 75 ईयर्स बट इट्स विजन इज 100। और एजुकेशन का इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा रोल रहेगा, हम इंडिया को एक सुपर पावर बनाने में टिल 100 ऑफ द ईयर्स। इन्होंने एक एग्जांपल यूज़ किया है, मैं लास्ट में वो बताना चाहूँगा। इन्होंने बताया है कास्ट आर कास्ट जैसे एग्जांपल्स को, या ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन को, या बामास की कुरुकु को। तो ये ऐसी स्टोरीज उसमें ऐड होनी चाहिए, ना कि ऐसी स्टोरीज जिनका कोई एंड में मोरल नहीं है, ना कोई वैल्यूज़ हैं। एक ऐसी उसमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड होने चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ लेक्चर। और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और जो मैंने आपसे कहा है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।